ओके, सो लास्टली जहाँ पे हम लोगों ने वाइंड अप करी थी चीज़ें बेटा, वो था दैट वाज द आइसोमेरिज्म पार्ट। अब जो बात करनी है दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स पे डिस्कशन करनी है, एंड उसके बाद फिर आगे इफेक्ट्स के बारे में बात करनी है, एंड देन द चैप्टर वुड बी फिनिश्ड। सो स्टार्टिंग ऑफ विथ इफेक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जैसे हम लोगों ने लुइस एसिड और लुइस बेसिस पढ़े थे बेटा, तो लुइस एसिड और लुइस बेसिस का ही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स में। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिकली द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शन कराने के लिए आपको दो मेन कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, एंड दैट टू मेन कंपोनेंट्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। सो स्टार्टिंग विद दैट, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। ये दो चीजें हैं बेटा, सुनेंगे अच्छे से ध्यान से क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट, फ्रॉम द नेम ऑल्सो वी कैन टेक आउट द थिंग दैट क्या है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स मीनिंगली नेगेटिव चार्ज लविंग ग्रुप्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो नेगेटिव। एंड फाइल्स क्या होते हैं बेटा, लविंग ग्रुप, तो नेगेटिव चार्ज लविंग ग्रुप्स को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। बेटा जो भी नेगेटिव चार्ज लविंग ग्रुप होगा वो इटसेल्फ वुड बी खुद पे क्या चार्ज होगा, उस पे पॉजिटिव चार्ज होएगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज लविंग ग्रुप है तो इटसेल्फ इट वुड बी हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, उस पे खुद पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स दो टाइप के होते हैं बेटा, एक आपके पास होते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, वन ऑफ देम इज पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जिस भी स्पीशी पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, एनी पर्टिकुलर स्पीशी, दैट कैन बी ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, बीट Na+, बीट H3O+, बीट H+, बीट NH4+, बीट एनी अदर, जिस पे भी पॉजिटिव चार्ज अगर आता है, दैट पर्टिकुलर स्पीशी वी वुड ट्रीट इट टू बी अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। जैसे H+, H3O+, NH4+, Na+, any particular one having a positive charge on itself would be treated as a positively charged electrophile. Second beta is neutral electrophile. अब कुछ कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिन पे खुद पे कोई चार्ज नहीं है, बट दे वुड बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जिन पे अपने ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट दे वुड बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। जो ऐसे स्पीशीज होंगे दे वुड बी गिवन द नेम ऑफ द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल में एक चीज पढ़ी थी, लिमिटेड ऑक्टेट एग्जाम्पल्स, जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल BeCl2। बेटा बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो दो बॉन्ड बना रहा है, टोटल 4 हो गए, बट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, तो मतलब दिस वुड हैव द टेंडेंसी टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, सो इट्स अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल BeCl3। BeCl3 में बोरोन के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और Cl के साथ वो 3 बॉन्ड बना रहा है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट बोरोन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 8 तो नहीं हो रहे इसके पास, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मीनिंगली इट वुड बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। सो दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच आर नॉट हैविंग एनी चार्ज ऑन टू देम, but they would be attracted towards the
negative charge. That's why the name given to them is neutral electrophiles. Got it? आगे चले. नेक्स्ट बात आती है बेटा अब हम लोगों के पास, दैट इज अबाउट द न्यूक्लियोफाइल्स. ध्यान दोगे न्यूक्लियोफाइल्स में. अब nucleophiles, as the name suggests, nucleo means nucleus and nucleus is positively charged, so it would be positive charge. and beta files का मतलब क्या है? loving groups. पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप्स को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स का नाम देते हैं. कोई भी सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज के टूवर्ड्स कब अट्रैक्ट होगा? जब उस पे या तो नेगेटिव चार्ज हो, पहली चीज. तो मतलब जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीशी हो, किसी भी स्पीशी पे नेगेटिव चार्ज है, यू कैन कॉल इट टू बी अ न्यूक्लियोफाइल. अगर उस पे नेगेटिव चार्ज है तो. अगर नहीं है तो भी कहा जाता है, बट इन अ केस क्या होता है वो केस डिस्कस करते हैं. तो पहले टाइप के बेटा न्यूक्लियोफाइल्स आपके पास होते हैं, दैट इज नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स. नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जैसे OH माइनस, जैसे NH2 माइनस, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, ऑल दीज आर नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स. एंड सेकेंड बेटा एक और होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूट्रल. न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कौन होंगे? जिन पे कोई चार्ज नहीं है, बट दे देन ऑल्सो आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज. जैसे फॉर एग्जाम्पल जिन पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फॉर एग्जाम्पल H2O, O पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2. फॉर एग्जाम्पल NH3 में N पे देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा. तो जिन पे भी कोई चार्ज नहीं है बट देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीनिंगली दैट स्पीशीज वुड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज. That's why they are being given the name of the neutral nucleophiles. इसलिए हम उसको क्या नाम देते हैं? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स का नाम देते हैं. Got it? पक्का? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स में कोई प्रॉब्लम है? चल सकते हैं आप? पक्का? नोट डाउन कर लिया? ठीक है. सो हमारे पास नेक्स्ट चीज आ रही है बेटा, बॉन्ड क्लीवेज इन कोवेलेंट कंपाउंड्स. क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेकेज. बॉन्ड को ब्रेक करने के 2 तरीके होते हैं इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देयर आर 2 डिफरेंट वेज. कोवेलेंट कंपाउंड्स में देयर आर 2 डिफरेंट वेज इन विच अ बॉन्ड कैन बी ब्रोकन. ठीक है, उन 2 तरीकों को हमको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होते हैं बेटा. तो फर्स्ट वे इज गिवन द नेम ऑफ द होमोलिटिक फिजन या होमोलिटिक क्लीवेज भी बोलते हो बेटा, जिसको एक और नाम देते हो सिमेट्रिकल फिजन. मतलब कहने का कि अगर 2 सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रही है, जिन 2 एटम्स में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है. अगर आपको याद हो, हमने क्लासिफिकेशन में एक टॉपिक पढ़ा था गिवन द नेम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती थी? किसी भी एक एटम की टेंडेंसी कि जो मान लो कि ये बॉन्ड बनी हुई है,
इन दोनों में किसी भी एटम की टेंडेंसी कि यहाँ पे जो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रही है, तो देयर वुड बी अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की पावर को आप क्या नाम देते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, कुछ भी बोल सकते हैं। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में या कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की पावर को वी कॉल दैट टू बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम फिजन को दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। वन ऑफ द फिजन इज होमोलिटिक फिजन and another one is heterolytic fission. Fission is a bond breakage only. Homo मतलब same atoms के बीच में, that's why the name given to it is symmetrical fission. जैसे बेटा किसी दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, मान लो ये कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, तो देयर वुड बी अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें दोनों एटम्स ने सिंगल बॉन्ड बन रही है तो एक एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा दोनों ने। This particular bond breakage takes place in the presence of heat or light. H nu जिसे आप हीट कहते हो, या डेल्टा जिसे आप क्या बोलते हो? डेल्टा का साइन इज जो भी आप हीट दे रहे हो या लाइट प्रोवाइड कर रहे हो, H nu इज लाइट एंड डेल्टा इज द हीट दैट यू आर प्रोवाइडिंग। तो दिस पर्टिकुलर फिजन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, उसके बिना ये फिजन नहीं होती। अब जब दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब पावर दोनों की सेम है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो बेटा दोनों में से कोई भी एटम, एक सिंगल एटम अपने टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन को लेके नहीं जा सकता, क्योंकि दोनों की तो पावर सेम है, दोनों तो सेम एटम्स है। इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट हैपेंस, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग टेकन अवे इन अ सिमेट्रिकल मैनर। मतलब सर एक इलेक्ट्रॉन इसका ही अपने पास ले जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन ही अपने पास ले जाता है। जिसका जो जो इलेक्ट्रॉन था बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। क्या बन गया बेटा? ए पे देयर इज अ डॉट प्लस B A पे another there is a dot. This dot we call it to be the free radical. इसको क्या नाम देते हैं हम? free radical का नाम देते हैं इस डॉट को बेटा। This dot I call it to be the free radical. These are basically the reaction intermediates. Reaction intermediates क्या हुआ बेटा? कोई भी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन के बीच में फाइनल प्रोडक्ट नहीं, रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्शन के बीच में जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, दैट इज नॉट द फाइनल फर्निश्ड प्रोडक्ट। बीच में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फ्री रेडिकल एंड दीज आर वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव इन नेचर, क्योंकि बेटा इन पे जो डॉट है ना, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। आप कभी भी किसी भी एटम में चेक कर लेना, आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, देयर वुड बी अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट यू वुड गेट। कभी भी सिंगल एक इलेक्ट्रॉन आपको मिल ही नहीं सकता। अगर किसी एटम पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब दैट इज वेरी वेरी मच अनस्टेबल इन नेचर। तो दीज आर वेरी अनस्टेबल इन नेचर, वेरी वेरी अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल है तो दे वुड बी हाईली रिएक्टिव इन नेचर। वो स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल कैसे होंगे? जब उन पे डॉट हटेगा तभी तो स्टेबल होंगे। तो डॉट कैसे हटाएंगे? किसी के साथ जाके रिएक्ट करके, बॉन्ड बना के, तभी तो डॉट हटेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल दीज स्पीशीज टू बी वेरी हाईली रिएक्टिव इन नेचर। क्लियर? आगे चल सकता हूँ? बोलो बेटा, चले? फॉर एग्जाम्पल, हीट और लाइट के बिना ये चीज नहीं होती बेटा। यहाँ पे वही सेम चीज, जिसका जो इलेक्ट्रॉन था वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापसी
फिश लाइक एरो बनाया, क्या बन गया? Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, दो Cl के फ्री रेडिकल्स मिल गए आपको. फॉर एग्जाम्पल सिमिलर मैनर ओवर हियर, इसका ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला गया, यहां से ये इलेक्ट्रॉन अपना लेके चला गया, क्या बन गया? CH3 having a free radical plus CH3 having a free radical. So these species we call them to be the, and these are very highly reactive in nature. Very highly reactive reaction intermediates. रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं बेटा? जो रिएक्शन के बीच में चीजें बनती है. दीज आर नॉट द फाइनल फर्निश्ड प्रोडक्ट्स. बीच में बनते हैं, कुछ देर के बाद डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किसी से रिएक्ट करके डिसअपियर हो गए, खत्म हो गए. तो दीज वी कॉल इट टू बी फ्री रेडिकल्स. द वंस विच आर हैविंग द डॉट ऑन देम वी कॉल दैट टू बी द फ्री radicals. Clear with this? All of us जल्दी से नोट डाउन करते हैं. होमोलिटिक फिजन, ठीक है. So next comes the case of the heterolytic fission. This was the homolytic. Second comes the case of the heterolytic fission. हेट्रोलिटिक का मतलब है बेटा, हेट्रो मीन्स किसी दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड ब्रेकेज. whenever there is a bond breakage between two dissimilar atoms, that we call it to be the heterolytic fission. जैसे उसको symmetrical fission बोला था, ये unsymmetrical fission होगी. So this would be an unsymmetrical fission. अनसिमेट्रिकल का मतलब ही है बेटा कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी सिंगल एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे. आउट ऑफ द टू एटम्स वन ऑफ देम वुड बी देयर व्हिच वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हिच वुड बी मोर रिएक्टिव. वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरा अपने पास लेके चला जाएगा. जैसे मान लो ए और बी के बीच में बॉन्ड है बेटा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा यहाँ पे क्योंकि बॉन्ड बनी है तो होगा ही होगा. तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे B is more electronegative than A. I am assuming that B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो अगर B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो this shared pair of electron would go towards B, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, A पे प्लस चार्ज आ जाएगा और B पे माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग टेकन अवे बाय B, because of which B is acquiring a negative charge and A is acquiring a, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, B is more electronegative than A. B A से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सिमिलरली मान लो ये बॉन्ड है, अब मैं कह रहा हूं दैट A is more electronegative than B, तो दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड नाउ गो टुवर्ड्स A, क्योंकि A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा. तो क्या हो जाएगा, A पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और B पे, तो वी वुड कॉल दैट A is more electronegative
देन बी। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? बोलो हाँ जी। ये किसी की प्रेजेंस में नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक एटम ज्यादा रिएक्टिव है ना, कुछ चाहिए ही नहीं उनको। जो ज्यादा रिएक्टिव एटम है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले जाएगा बिना किसी चीज के, एक्सटर्नल चीज की प्रेजेंस में अपने आप ही ले जाएगा। उसके पास इतनी पावर खुद ही है, कुछ और चाहिए ही नहीं उसको। गॉट इट? चले आगे। ठीक है, मान लो अब क्या है हमारे पास, इधर 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 CH3Cl। बेटा CH3Cl में क्या होगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड्स होगी। ये वाली बॉन्ड जो है वो किसके बीच में, हाइड्रोजन और H के बीच में, हाइड्रोजन और Cl के बीच में नहीं है। इट इज बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन। आउट ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? तो दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इज बीइंग shifted towards the more electronegative atom, that is Cl, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, CH3 would be acquiring a and Cl would be acquiring a। कभी भी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं? कार्बोकैटिनेशन नहीं, कार्बोकेटायन। उसको आप क्या नाम देते हो, कार्बोकेटायन। केटायंस मीन पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेम इज कार्बोकेटायन। इट्स दैट सिंपल। अब कार्बोकेटायन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। देयर कुड बी अ 1 डिग्री कार्बोकेटायन, देयर कुड बी अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन, देयर कैन बी अ 3 डिग्री कार्बोकेटायन। सर एक डिग्री क्या होती है हमें नहीं पता, सीखते हैं ना क्या होती है। इधर ध्यान दोगे सब, डिग्री अगर हम बोलते हैं जैसे CH3 C CH3 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 C CH3 CH3 CH2। I have shown 3 carbocations over here, this and this। जिस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज है उस पे चेक करो और कितने कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच हो रखे हैं। डायरेक्टली मतलब सर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इसके साथ ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, ऑल 3 आर डायरेक्टली अटैच्ड। कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है? सो इट वुड बी अ 3 डिग्री और टर्शरी कार्बोकेटायन। 3 डिग्री और this carbon atom is being attached to 2 carbon atoms, so this would be a 2 degree or secondary carbocation. Carbon having a positive charge is being attached to 1 carbon atom, so this would be a 1 degree or primary carbocation। बोलो मेरे बच्चे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बोकेटायन क्लियर टू ऑल ऑफ अस? पक्का से आगे चल सकता हूं मैं फिर? बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब ऑन द अदर हैंड इसी तो जो फ्री रेडिकल्स पढ़े थे वो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स थे। कार्बोकेटायंस आर आल्सो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब हम एक और टाइप पढ़ने जा रहे हैं जिनको बोलते हो कार्बो एनायंस या कार्बेनियन। CH3Cu, अगर मैं CH3Cu को चेक करता हूं बेटा तो यहां पे कार्बन और कॉपर के बीच में बॉन्ड है बेटा। आउट ऑफ कार्बन एंड कॉपर अगर मैं कहूं कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड कॉपर इज अ मेटल। मेटल नॉन मेटल में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज नॉन मेटल्स, क्योंकि
मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशीज, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीशीज। तो बेटा ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट वुड बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द नॉन मेटल दैट इज कार्बन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा CH3 a negative charge plus Cu a positive charge. This we call it to be कार्बो एनायन। क्या बोलते हो इसको? कार्बो एनायन। समझ गए? पक्का? आगे चलूं? ठीक है। जैसे कार्बोकेटायंस की डिग्री पढ़ी बेटा, कार्बो एनायंस की भी डिग्री होती है सिमिलर मैनर में। नहीं है बच्चे? जैसे मुझसे पूछ बेटा, मैं बताता हूँ, बोलो। ओवर हियर देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कॉपर। कार्बन और कॉपर में से बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? जो भी नॉन मेटल होएगा। नॉन मेटल कौन है? कार्बन। तो दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम व्हिच इज कार्बन। तो दैट इज बीइंग शिफ्टेड टुवर्ड्स सी, जिसकी वजह से क्या हुआ? CH3 पे नेगेटिव चार्ज आ गया और Cu पे। सो जब भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है वी कॉल इट टू बी कार्बो एनायन और कार्बेनियन, दोनों नाम होते हैं उसके। एंड इट इज ऑल्सो अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो देयर आर 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, एंड ऑल 3 आर वेरी हाईली रिएक्टिव इन nature and they are being formed in the intermediate of the reaction. They are not the final products. They are being formed in between the reaction. Got it? अब मैंने डिग्री बना के दिखाने की कोशिश करी तीनों की। तो कार्बन इज बीइंग हैविंग अ नेगेटिव चार्ज इज बीइंग अटैच्ड विद 3 अदर कार्बन एटम डायरेक्टली। So this is a or tertiary carbo anion. This is being attached to 2. This is 2 degree or secondary carbo anion, and this is being attached to 1. So this is 1 degree or प्राइमरी कार्बो एनायन। बोलो बेटा, समझ गए इतनी बात? तीनों के तीनों आर वेरी हाईली अनस्टेबल, वेरी हाईली रिएक्टिव इन नेचर, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन, ऑल 3 थिंग्स। ठीक है। इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे अभी, जब मैं आपको इफेक्ट्स पढ़ाऊंगा उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करूंगा। दैट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, उसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करनी है। चलिए, अगर हो गया तो नोट डाउन करो जल्दी से। चलो, हाँ बेटा। सिर्फ पिछले साल ही होता हमारे स्कूल में, फिर से सब। अच्छा, कट्टा चला दिया था? सही स्टेज तो सर किसी को रेस्टिकेट कर दिया, किसी को सस्पेंड कर दिया। कट्टा चलाया था सर, किसी के पेरेंट्स को भी जेल में भेजा। और कट्टा चलाया था उससे? सर आई एम नॉट श्योर सर, ये तो हुआ था पिछले साल हमारे स्कूल में। चलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इधर चलो, ठीक है बेटा। सो दिस वाज द reaction intermediates that we formed, the carbocation, the carboanions and the free radical. All 3 are very highly reactive in nature, तीनों के तीनों। अब जो हम लोगों को डिस्कशन करनी है, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। 4 इफेक्ट्स पढ़ने हैं, लास्ट टॉपिक है, एंड द चैप्टर वुड बी वाइंडेड अप। सो स्टार्टिंग ऑफ विद इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स।
ध्यान से सुनेंगे बेटा, इधर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर यही है जो सबसे ज़्यादा आपको तंग करता है, सबसे मुश्किल चीज़ जो आपको लगती है, पेपर में सबसे ज़्यादा जो आता है, 12th में हर जगह जो यूज़ होएगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। 4 इफेक्ट्स हैं, चारों इफेक्ट आपके हर चैप्टर में आएंगे, हर चैप्टर में जिसे बोलते हैं। तो प्लीज़ कान खोल के, दिमाग खोल के, आंखें खोल के अच्छे से सुनना, देखना, समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ विथ सबसे पहला इफेक्ट बच्चा, दैट इज नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन एटम टूवर्ड्स द अदर एटम, उसको आप क्या नाम दोगे? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। चारों इफेक्ट में यही काम होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, डिस्प्लेस हो रहा होगा, उसको आप नाम देते हो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से। तो हमारे पास 4 इफेक्ट्स हैं बेटा, जिसमें पहला इफेक्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट, वी ऑल्सो कॉल इट टू बी आई इफेक्ट। This is basically an electron displacement effect which is being caused by a atom or a group of atom being attached to a carbon chain. सुनना अच्छे से, नोट डाउन बाद में करते रहना, पहले समझ लो ये क्या है बेटा। मैंने बोला ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है जो किसकी वजह से होता है, किसी एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से होता है जो एक कार्बन चेन के साथ अटैच्ड होगा। कोई भी एक सिंगल एटम अटैच्ड हो या एक ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड हो कार्बन चेन के साथ, उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को हम नाम देते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे मान लो ये है कुछ कार्बन चेन चल रही है पूरी, मतलब CH3 CH2 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 X, and this X is basically I am saying it to be a क्या लिखा मैंने, EWG ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर रखता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी है। किससे खींचेगा? इस कार्बन चेन से खींचेगा। कैसे खींचेगा? ये देखो, ये बेटा अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों कार्बन में से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपने टूवर्ड्स खींचने की कोशिश करेगा। खींच रहा है, ले नहीं रहा, पूरा गेन नहीं कर रहा, विड्रॉ कर रहा है। मैंने नाम भी लिखा है विड्रॉइंग, डिस्प्लेसमेंट। गेनिंग और लूजिंग की बात तो नहीं लिखी ना यहाँ पे कहीं पर भी। विड्रॉ कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, थोड़ा सा अपने टूवर्ड्स ले आया उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। डेल्टा का मतलब होता है बेटा 1 से छोटा, 1 से छोटा नेगेटिव चार्ज। दैट कैन बी 0.1, दैट कैन बी 0.2, 0.05, 0.5, 0.7, एनीथिंग 1 से छोटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा, लूज नहीं हो रहा। अगर इलेक्ट्रॉन गेन और लूज होता है तब एक प्लस या एक माइनस आता है, बट अगर शिफ्ट हो रहा है तो प्लस माइनस नहीं आता, डेल्टा चार्ज आता है, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। तो जितना इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा उतना ही इस पे डेल्टा, ठीक है। अब इस वाले ग्रुप का इफेक्ट खाली यहीं पर नहीं होगा, यहां पे भी होगा, बट इफेक्ट कम होता जाएगा दूर जाते जाते। यहां से भी खींचेगा, बट यहां पे जो विड्रॉइंग पावर होगी वो कम होगी कंपेयर टू दैट ऑफ ओवर हियर, जिसकी वजह से यहाँ पे और छोटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव।
यहां से भी खींचेगा बट यहां पे और इफेक्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज और छोटा हो जाएगा, दैट इज डेल्टा डेल्टा डेल्टा। हाँ बच्चे ये भी डेल्टा ही है बच्चा, और छोटा होता जा रहा है। मान लो अगर पहले वाले में 0.5 था, पीछे आया तो 0.2 हो गया, और पीछे आया 0.1 हो गया, और पीछे आया 0.01 हो गया, कम होता जाएगा वो डेल्टा वाला चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। यहां से भी खींचेगा, यहाँ पे और छोटा चार्ज आएगा बेटा, दैट इज डेल्टा 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 पॉजिटिव। डेल्टा का साइन है ये। डेल्टा एक वो वाला ट्रायंगल वाला डेल्टा भी होता है कि ये भी डेल्टा होता है, इसको भी डेल्टा बोलते हैं। ऑलमोस्ट फोर्थ एटम तक आते आते चार्ज डिमिनिश हो जाता है, जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब इसका इफेक्ट यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट बिकम्स जीरो। ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है इसको हम नाम देते हैं बेटा माइनस आई इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। विड्रॉइंग वाले इफेक्ट को माइनस आई इफेक्ट, क्यों? क्योंकि उस ग्रुप पे क्या चार्ज आ रहा है, जिस ग्रुप की वजह से इफेक्ट हो रहा है उस पे क्या चार्ज आया, दैट्स व्हाई द नेम गिवन टू इट इज माइनस आई इफेक्ट। बात समझ गए? अगर मैं विड्रॉइंग ग्रुप्स की बात करता हूं तो बेटा X कौन कौन हो सकता है, इट कुड बी NO2, इट कुड बी CN, इट कुड बी COOH, इट कुड बी एनी ऑफ द हेलोजेंस। बोलो बेटा, इतनी बात समझ गए? आगे चल सकता हूँ। सेकंड इसी में बच्चे CH3 ग्रुप अटैच हो रखा है, या C2H5 हो रखा है, या C3H7 हो रखा है, या एनी अदर ग्रुप अटैच हो रखा है, कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो रखा है, आर ग्रुप। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, आर ग्रुप, कोई भी हो वो। मैं यहाँ पे आर लिख दूं ज्यादा अच्छी बात होगी, इसको shall I write it to be R group? This R group can be an any particular alkyl group. R group can be any particular alkyl group, and this R group is a EDG group, electron donating group. ठीक है? अब ये R ग्रुप क्या है बेटा, जिसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, देने की, लेने की टेंडेंसी नहीं है। तो ये R ग्रुप क्या करेगा, कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन को देगा, डोनेट करेगा। अगर ये बेटा इस कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो खुद पे क्या चार्ज आ जाएगा, और जिस पे दे रहा है उस पे इसका इफेक्ट यहां तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, आगे भी जाएगा बट कम होता जाएगा आगे जाते जाते। बोलो बेटा, जितना दूर जाते जाएंगे उतना इफेक्ट डिमिनिश होता जाएगा, और फोर्थ कार्बन तक आते आते इफेक्ट ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाता है, जीरो हो जाता है। दिस R group can be any particular R group. R group can be a C4H9 group. R group can be C3H7 group. R group can be C2H5 group. R group can be, जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा उतना ज़्यादा उसका विड्रॉइंग इफेक्ट होगा। तो इसका सबसे हाईएस्ट, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। बात समझ गए? हाँ या ना? क्लियर? हाँ जी सर, पक्का?
अब मैं वापसी से जा रहा हूँ, अभी अभी जो इससे पहले मैंने आपसे बात करी कार्बोकेटायंस और कार्बो एनायंस के बारे में। हमने बोला वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। उनकी रिएक्टिविटी हमको डिस्कस करेगा कौन? इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखो, आपके सामने मैंने 4 कार्बोकेटायंस बना के दिखाए बेटा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकेटायन, जिसकी कोई डिग्री नहीं होती है, हम उसको 0 डिग्री भी नहीं बोलते, इट्स अ मिथाइल कार्बोकेटायन बस। अब कोई मुझे ये बताना चाहेगा, मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, कैन आई नो व्हाई आर दे रिएक्टिव इन नेचर, व्हाई डू वी कॉल देम टू बी रिएक्टिव? रीजन क्या है इनके रिएक्टिव होने का, अनस्टेबल होने का? What is the reason that they are very much reactive or they are very much unstable in nature? ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि उन पे सर चार्ज है। बेटा पॉजिटिव चार्ज होने से अगर आप चेक कर रहे हो तो उसकी वैलेंसी इफेक्ट हो रही है। इस कार्बन को चेक करो, कितनी बॉन्ड्स बनी हुई है? होनी कितनी चाहिए? 4 होनी चाहिए, बट उसमें से तो 3 ही बनी है, तो मतलब इट वुड बी हाईली रिएक्टिव इन नेचर। तो इनकी रिएक्टिविटी इसलिए है क्योंकि इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज ऑन देम। तब इवेंचुअली वी नीड टू स्टेबलाइज देयर चार्ज। जितना जल्दी अगर आप उनके चार्ज को स्टेबलाइज कर दोगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल हो जाएंगे। इधर इधर, हाँ जी सर, यहाँ पे वहाँ लिखा हुआ ही है, वो कहीं नहीं जा रहा। जितना जल्दी मैं उनके चार्ज को स्टेबलाइज कर दूंगा उतना ज़्यादा ये स्टेबलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले ग्रुप्स जो है, ये और ये ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स हैं? एल्काइल ग्रुप्स दैट आर मिथाइल ग्रुप्स, एंड एल्काइल ग्रुप्स आर ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो मतलब ये क्या करेंगे? दे वुड डोनेट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे? ऑन दैट पर्टिकुलर कार्बन एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला ग्रुप इधर डेंसिटी को डोनेट करेगा, ये वाला ग्रुप इधर डेंसिटी को डोनेट करेगा, ये वाला ग्रुप इधर डेंसिटी को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से डेंसिटी डोनेट करने का मतलब नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है। अगर उस कार्बन पे पहले से पॉजिटिव चार्ज है और बहुत सारे नेगेटिव चार्ज डोनेट करने वाले ग्रुप्स उस पे आ गए, यहाँ पे 3 ग्रुप्स है, इधर 2 ग्रुप्स, इधर 1 ग्रुप और लास्ट में कोई है ही नहीं, तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज कहां पे न्यूट्रलाइज होएगा? जहां पे सबसे ज्यादा ग्रुप्स है, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर जिसमें है ही नहीं कोई ग्रुप। तो कैन आई से दैट can I say that 3 डिग्री कार्बोकेटायन would be very much stable in nature? सबसे ज़्यादा stable 3 डिग्री होगा। Then comes the case of 2 डिग्री, then comes the case of 1 डिग्री, and then there would be a case of मिथाइल कार्बोकेटायन। हाँ या ना बेटा? सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कहाँ होगा? 3 डिग्री में, फिर कहाँ होगा? 2 डिग्री में, फिर कहाँ होगा? 1 डिग्री में, फिर जिसमें कोई ग्रुप ही नहीं है। यस और नो बोलो, पक्का? तो ऑर्डर वुड बी 3, 2, 1 एंड मिथाइल कार्बोकेटायन। आगे चलो। सिमिलरली द केस विद द कार्बो एनायंस। ये है बेटा
इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ही हैं, बट कार्बो एनायंस अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि उनपे नेगेटिव चार्ज है, पहले से ही उनपे एक्सेसिव चार्ज है। अगर एक्सेसिव चार्ज है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हैं और वहां पे आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिए और नेगेटिव चार्ज देने वाले ग्रुप लगा दिए, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो जाएगा किसमें? फिर किसमें? और फिर तो मतलब सबसे कम नेगेटिव चार्ज कहां है? तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन हुआ? 1 डिग्री। और स्टेबल कौन हुआ? 1 डिग्री। और अनस्टेबल कौन हुआ? So order would be like this, हाँ या ना बेटा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकेटायन में 3 to 1, कार्बो एनायन में 1 to 3। किसी को ये बात नहीं समझ में आई हो पूछो, एक बार नहीं 4 बार, बट दिस शुड बी क्लियर टू वी ऑल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन नेचर। क्लियर है बात? पक्का से? अब नोट डाउन कर सकते हो, फिर आगे चलता हूं मैं जल्दी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब आगे। अब और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। जिसको हम एक और नाम देते हैं बेटा आर इफेक्ट का। जैसे उसको आई इफेक्ट बोलते थे, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, इसको हम बोलते हैं बेटा आर इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होता था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट वाला इज प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई होता था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला इज माइनस आई। ऐसे यहाँ पे आता है बेटा प्लस आर एंड माइनस आर। तो पहले मैं पॉजिटिव रेजोनेंस की बात करूंगा। फर्स्ट इज पॉजिटिव रेजोनेंस। जिसको आप बोलते हो प्लस आर इफेक्ट, जिसमें क्या क्या आता है बेटा? दैट इज chlorobenzene, phenol, aniline, anisole. These are the examples of positive resonance group. अब सबका पेन नीचे होना चाहिए, कोई कुछ नहीं लिखेगा, मेरे साथ सीखोगे। 2 एग्जाम्पल्स मैं इसमें सिखा रहा हूँ, मेरे साथ सीखोगे अच्छे से होता क्या है, क्योंकि ये तुमको सबसे ज़्यादा तंग करता है। दिस इज वन ऑफ द इफेक्ट्स। इंडक्टिव बहुत आसान है, इलेक्ट्रोमेरिक बहुत आसान है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी बहुत आसान है। द डिफिकल्ट वन इज रेजोनेंस। ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, अगर तुम्हें याद होगा, रेजोनेंस वहां पे भी मैंने आपको पढ़ाया था। अब ये होता क्या है रेजोनेंस? पहली बात तो ये आती है, अगेन मैं सेम बात बोलूंगा, इट्स एन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इट्स अ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या? रेजोनेंस इफेक्ट। ये बेसिकली किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी असाइन करता है। जितने ज़्यादा रेजोनेंस किसी भी मॉलिक्यूल में होगा, मतलब वो मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल। जिसमें रेजोनेंस सबसे कम होगा, मतलब वो मॉलिक्यूल इज वेरी लेस स्टेबल। और जिसमें होगा ही नहीं, वो मॉलिक्यूल और अनस्टेबल होगा। मान लो हम क्लोरोबेंजीन की बात कर रहे हैं बेटा, अच्छे से सुनना, फिर बोल रहा हूं। यही होगा बेटा क्लोरोबेंजीन। हमारा मोटो क्या है इसमें? जो अभी डबल बॉन्ड्स जहां पे हैं, उन डबल बॉन्ड्स को ऑल्टरनेट पोजीशंस पे लाना। मेरा मोटो है कि इन डबल बॉन्ड्स को यहां से हटा के कहां पे लेकर आ जाऊं? लेट से मैं इन डबल बॉन्ड्स को यहां पे ले आऊं, इधर, इधर और इधर। ये मेरा मोटो है,
मतलब मैं फाइनल प्रोडक्ट जो चाह रहा हूं वो ये चाह रहा हूं कि ग्रीन वाली डबल बॉन्ड्स हट जाएं और येलो वाली डबल बॉन्ड्स लग जाएं। वो मैं कैसे करूंगा? डबल बॉन्ड्स को मूव करा के, शिफ्ट करा के, रोटेट करा के। बात समझे? वो काम मुझे पूरे रेजोनेंस में करना होगा। अब ध्यान से सुनोगे क्या होता है। देखो, हर किसी पॉजिटिव रेजोनेंस में जो ऊपर ग्रुप अटैच होगा उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। इस लोन पेयर से यहां पे आके डबल बॉन्ड बनेगी, क्योंकि एक लोन पेयर मींस एक बॉन्ड, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस वन बॉन्ड। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आके यहां पे क्या बनाएगा, और ये वाली डबल बॉन्ड बाहर आके यहां पे क्या बनाएगी? नेगेटिव चार्ज। क्या बनाएगी? नेगेटिव चार्ज। जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे, ये बात समझते हो? ठीक है, आओ क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड Cl, Cl से इलेक्ट्रॉन निकला था तो Cl पे, यहां पे इलेक्ट्रॉन आया तो यहां पे, और एज इट इज जो था एज इट इज, कुछ छेड़ा नहीं मैंने। आया ना? पक्का? जैसे सीक्वेंस में चल रहे हो वैसे ही चलोगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एज इट इज स्टेप आगे नहीं भागोगे। यहां तक आए हो तो यहां से आगे बढ़ो, सीधा यहां नहीं पहुंचोगे पहले। अब इस नेगेटिव चार्ज से यहां पे आके डबल बॉन्ड, और अंदर वाली डबल बॉन्ड बाहर आके नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे डबल बॉन्ड, नीचे नेगेटिव चार्ज, ऊपर फिर डबल बॉन्ड और Cl पे प्लस चार्ज। हाँ जी, माइक चार्ज नहीं होगा, हो रहा है बेटा, हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? दिस नेगेटिव चार्ज कम्स एंड फॉर्म्स अ डबल बॉन्ड हियर, एंड दिस डबल बॉन्ड कम्स आउटसाइड एंड फॉर्म्स अ नेगेटिव चार्ज अगेन। क्या हो जाएगा? बात समझे? फिर से ये नेगेटिव चार्ज फिर आके यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये वाली डबल बॉन्ड वापसी से ऊपर जाएगी और ऊपर क्या चार्ज बना देगी? नेगेटिव चार्ज। पहले से क्या चार्ज है ऊपर? नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड, कोई चार्ज नहीं रहेगा Cl पे। फिर क्या बन गया बेटा? क्या जो हमारा टारगेट था हम वहां पहुंच गए? आया ना? ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, इन सब का इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ये तो है ही है। अब बेटा देखो, डबल बॉन्ड यहां पे है, क्या यहां है? यहां है, यहां है, यहां है, इधर नहीं है, नहीं है, है। फिर इधर है, तीनों में नहीं है। फिर इस पोजीशन पे नहीं है डबल बॉन्ड, नहीं है डबल बॉन्ड, नहीं है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, देन अगेन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड्स, नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ गई, और ऊपर सिंगल डबल 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 सिंगल। कहीं पर भी अगर आप देख रहे हो तो परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं है। जब परमानेंट डबल बॉन्ड नहीं होती तो बेटा वी शो इट बाय अ पार्शियल डबल बॉन्ड, एंड दैट पार्शियल डबल बॉन्ड इज शोन बाय अ नहीं बेटा, डॉटेड ही दिखाएंगे, सर्कल नहीं बनाएंगे। अब अगर मैं चार्ज देखूं बेटा, तो चार्ज भी कहीं पर परमानेंट नहीं है,
नो चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर नो चार्ज। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज है बट इट इज नॉट परमानेंट, सो शैल आई शो इट बाय डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा का मतलब होता है परमानेंटली पॉजिटिव नहीं है, कभी है कभी नहीं है वाला पॉजिटिव। नेगेटिव भी ऐसे ही है। पहली बात तो इन दो पोजीशंस पे कभी नेगेटिव है ही नहीं, ये वाली दो पोजीशंस आप किसी में भी चेक कर लो, मेटा पोजीशंस किसी भी स्ट्रक्चर में चेक कर लो, मेटा पे नेगेटिव चार्ज दिखेगा ही नहीं। क्या दिख रहा है मुझे बताओ पहले तो, किसी भी स्ट्रक्चर में। इसमें नहीं है, 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 मुझे पांचों में नहीं दिख रहा। तुम्हें दिख रहा है तो बताओ कि हाँ सर हमें दिख रहा है, उसको डिस्कस करते हैं। है क्या? ऑर्थो पे देखो, इस पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, कभी कभी तो है। इस वाले ऑर्थो पे देखो, नहीं है नहीं है नहीं है, फिर आ गया। नीचे देखो पैरा पे, नहीं है नहीं है, आ गया। तो कभी है कभी नहीं है नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे तो कभी भी नहीं है, तो वी वुड शो बोलो बेटा। किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है बताओ। चलें आगे। बिल्कुल बेटा, समझ गए। और एग्जांपल एक बताता हूँ और क्लियरिटी मिलेगी थोड़ी सी, सेम काम होगा फिर। अब मैं फिनॉल की बात कर रहा हूँ, देखो इधर, ये है बेटा, काम फिर वही होना है, लोन पेयर से डबल बॉन्ड से नेगेटिव चार्ज, सब जगह वही काम चलेगा। सो इस लोन पेयर से डबल बॉन्ड बाहर आके नेगेटिव चार्ज। हाँ जी बेटा, कोई दिक्कत। फिर नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड बाहर आके नेगेटिव चार्ज। फिर बेटा नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड बाहर आके नेगेटिव चार्ज। फिर से बेटा नेगेटिव चार्ज से डबल बॉन्ड वापसी से ऊपर जाके नेगेटिव चार्ज। अब इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाना है। भरत मैं मिटा दूंगा बेटा अभी इसको, है बेटा, हटा दूंगा या मिटा दूंगा? फिर यार बोलने के बाद भी वही काम करता है। फिर से वही बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड वाला चीज, क्योंकि परमानेंट डबल बॉन्ड कहीं नहीं है, परमानेंट नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं है। सो बोलो मेरे बेटा, कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? पक्का से कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ वी कैन कॉपी इट अप। ध्यान से देख कर करोगे, रटना मतलब आंख बंद करके कॉपी नहीं करना है, समझ के एक एक पॉइंट कहाँ से कहाँ पे बॉन्ड जा रही है वो काम करना है। 5 मिनट एक्स्ट्रा लेके करो बट अच्छे से करो। और इन दोनों का तुम्हारे लिए छोड़ूंगा, इसलिए ये दोनों अगर आते होंगे तो ही नेक्स्ट 2 कर पाओगे। एनिलीन होता है ये बेटा,
और एनीसोल होता है ये बेटा, दिस इज एनीसोल, एनिलीन एनीसोल। क्लियर? ठीक है, जल्दी से कॉपी करना स्टार्ट करते हैं, समझ के ध्यान से अच्छे से, गो फॉर इट।